डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आपके पास में अभी तक लिखित रूप से आपके पास में फिर करने के लिए सब कुछ हम भेज रहे थे अपने व्हाट्सएप के द्वारा। और स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका जो हिस्ट्री का वर्क है, जो हिस्ट्री का कोर्स है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी का भी कंप्लीट हो चुका है और इकोनॉमिक्स में आपके 5 चैप्टर्स थे और वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप जितने भी मल्लाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के जो छात्र हैं, वो सोशल स्टडी के इन तीनों सब्जेक्ट को फेयर करके पूर्ण करके चेक करा लीजिए। और हमने आपको टाइम बताया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों की कॉपीज ऐसी हैं जो चेक नहीं हो पाई, चेक कराने आप लोग नहीं आए हो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी अपनी कॉपियां सोशल साइंस की जरूर से करवा लें। हिस्ट्री की पूरी हो चुकी है, वो चेक करवा लीजिए। ज्योग्राफी की पूरी हो चुकी है, वो चेक करवा लीजिए। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की कॉपी आपकी पूरी फेयर हो चुकी है, लिख चुकी है, पूरा कोर्स पूरा कराया जा चुका है। वो आप फेयर करके पूर्ण करके चेक करवा लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर के बाद में हम अपने सिविक्स में चलेंगे और सिविक्स में 3 चैप्टर मतलब नागरिक शास्त्र में आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे चैप्टर से हम आपको अपना काम पूर्ण करवाएंगे और ताकि आपका काम जो है वो शीघ्र से जल्दी पूरा हो जाए। और उसके बाद में बहुत सारा काम बाकी है, मैपिंग भी करवानी है और सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको ऑलरेडी समझाना भी है और बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको तैयारी भी करानी है। तो इसलिए जितना भी कोर्स है आपका कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट करके पूर्ण करवा लीजिए। ठीक है, तो हम चले थे किसमें, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और अर्थशास्त्र में आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 5 आप फेयर कर चुके हो। ठीक है, जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे मेहनती हैं, जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों ने कोर्स पूरा करके अपना चेक भी करवा लिया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपना कोर्स पूरा नहीं किया होगा और चेक करवाने भी यहाँ पर नहीं आए हैं। तो कृपया सारे बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट करके चेक करवा लीजिए। और टॉपिक आपका चला था चैप्टर 5 में, टॉपिक आपका क्या था, उपभोक्ता अधिकार मतलब कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो इसमें हम आप चल रहे थे और इसके बाद में हम इसमें आपको एक क्वेश्चन आपको समझा रहे थे और इसके हमने एक क्वेश्चन आपको समझाया भी था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपको समझाया था। और एनसीईआरटी पैटर्न में, अब जानते हो आपका कोर्स जो है एनसीईआरटी पैटर्न में हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आपने समझा था, उसको हम रिवाइज करेंगे। क्या था कि बाजार के नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे। तो बाजार के नियमों और विनियमों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, ठीक है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। और पहला कारण क्या है, कमजोर उपभोक्ता। आप जानते हो कि बाजार में व्यक्तिगत उपभोक्ता जो होते हैं वो प्रायः अपने आप को कमजोर स्थिति में पाते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि क्या कह रहा है, क्या, क्योंकि खरीदी गई वस्तु ये या सेवा के बदले में जब कोई भी शिकायत होती है तो विक्रेता जो होता है वो समस्याओं का समस्त उत्तरदायित्व जो है वो क्रेता पर ही मतलब कंज्यूमर पर ही, उपभोक्ता पर ही डाल देता है। तो ऐसी अवस्था में अधिकतर रूप से देखा जाए तो उपभोक्ताओं का दुकानदार जो होते, जो विक्रेता होते हैं, वो शोषण करते हैं। दूसरी बात क्या है कि उपभोक्ता का शोषण भी होता है। कैसे शोषण होता है कि बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई रूपों में होता है। कैसे होता है कि उदाहरण के लिए कई बार बेईमान दुकानदार जो होते हैं
वो उचित वजन से कम वस्तुओं को देते हैं। कम वस्तु को जो वस्तु को देते हैं वो उचित वजन, जितना वजन होता है उससे कम तौल करके वो उपभोक्ताओं को देते हैं। साथ साथ व्यापारी जो वर्ग हैं वो उपभोक्ताओं पर वो शुल्क भी जोड़ देते हैं जो शुल्क उस वस्तु में लिखे नहीं होते हैं या उस शुल्क का कोई भी वर्णन नहीं होता है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ में कभी कभी विक्रेता जो हैं वो उपभोक्ताओं को मिलावटी वस्तुएं भी बेच देते हैं, मिलावटी वस्तुएं भी दे देते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन होता है, उनके अधिकारों का शोषण होता है। ठीक है, इसलिए बाजार के नियमों और विनियमों की आवश्यकता पड़ती है ताकि किसी भी उपभोक्ता का बाजार में कोई भी शोषण ना हो पाए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है, अनुचित बाजार। ठीक है, तो अनुचित बाजार में क्या कि जब उत्पादक कम संख्या में होते हैं, और तो ऐसी स्थिति में उत्पादक वर्ग जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि उत्पादक कम है और उपभोक्ता ज़्यादा है। मतलब वस्तु को निर्माण करने वाले कम हैं और वस्तु को खरीदने वाले जब ज़्यादा लोग होंगे तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादक वर्ग होगा वो शक्तिशाली हो जाएगा और उपभोक्ता वर्ग कमजोर पड़ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब उत्पादक वर्ग स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उपभोक्ता कमजोर होंगे तो बाजार का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उत्पादक वर्ग जो है वो उपभोक्ताओं को अपने मनमर्जी से, अपने मन के मुताबिक मूल्यों पर वस्तुओं को बेचेगा और उपभोक्ताओं को मजबूरी में उन बढ़ी हुई कीमतों के साथ में उन वस्तुओं को स्टूडेंट्स खरीदना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी उनकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं की कीमत अगर 100 रुपये भी हो जाए, गेहूं की कीमत अगर 100 रुपये किलो भी हो जाए तो भी मजबूरी में उपभोक्ता जो है उसे उनको खरीदना ही पड़ेगा, भले ही वो कम खाएं। अगर आधा का भले चाहे अपने कुल भोजन का वो आधे से आधा ही क्यों खाएं, लेकिन उनको जीवित रहने के लिए खरीदना ही पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अगर उत्पादक कम होंगे, उपभोक्ता ज़्यादा होंगे तो बाजार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और ऐसी अवस्था में जो उत्पादक हैं वो बाजार को अपने मनमर्जी के मुताबिक संचालित करेंगे और क्या होगा कि उपभोक्ताओं का शोषण होगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ में गलत सूचना, अगला पॉइंट क्या है, गलत सूचना। ठीक है, कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अधिकांश बड़ी कंपनियां जो हैं वो समय समय पर मीडिया या अन्य संकेतों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गलत सूचनाएं भी प्रदान करती हैं। ठीक है, जैसे एक कंपनी जो है वो पाउडर वाला, उदाहरण दे दिया, उदाहरण दिया है कि एक कंपनी पाउडर वाला दूध बेचती है और ये दावा करती है कि उसका जो पाउडर वाला दूध है वो माँ के दूध से भी ज़्यादा अच्छा है, माँ के दूध से भी ज़्यादा बेहतर है और स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, तो ये बात सरासर झूठ होगी। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर कोई सिगरेट बनाने वाली कंपनी है वो ये अपने टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से अगर ये दावा करती है कि उसकी सिगरेट पीने से उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी, तो ये बात सरासर गलत है। पूरी दुनिया जानती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में विभिन्न प्रकार की बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपने उत्पाद के बारे में लोगों को गलत सूचना दे देती हैं और
और कुछ नासमझ उपभोक्ता जो हैं वो इन कंपनियों के प्रचार में फंस जाते हैं और वो अपना खुद का शोषण करवा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई और इसके विकास के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के क्या कारण थे। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के क्या कारण थे। ठीक है, तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के निम्नलिखित कारण थे जो हम आपको पॉइंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, नंबर एक बात क्या है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत जो है वो उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है, क्योंकि विक्रेता कई प्रकार से अनुचित व्यवहार करते हैं, अनुचित तरीके से उपभोक्ताओं के साथ में व्यवहार करते हैं, साथ साथ में वे उपभोक्ताओं का विभिन्न तरीके से शोषण भी करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था, मिलावट करके, कम तोल करके, अधिक मूल्य लेकर के, ठीक है, और घटिया वस्तु को बेच करके तमाम तरीके से उनका शोषण करते हैं। इसलिए भी स्टूडेंट्स उपभोक्ता आंदोलन की भारत में शुरुआत हुई। नंबर 2 पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए भी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, और क्योंकि इसके पहले उपभोक्ताओं को उनके शोषण से बचाने के लिए कोई भी भारत में कानून उपलब्ध नहीं था, इसलिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। नंबर 3 पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। नंबर 3 पॉइंट क्या है कि भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक एवं अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करने के लिए और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ, ताकि उनके जो हित हैं वो संरक्षित रहें, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। इसलिए भी उपभोक्ता आंदोलन की भारत में शुरुआत हुई। नंबर 4 पॉइंट क्या है कि भारत में अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से भी 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, समझना है, और ताकि समझ करके आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या कि उपभोक्ता आंदोलन का विकास, कि उपभोक्ता आंदोलन का विकास कैसे संभव हुआ। इसको भी हम पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि सन 1970 के दशक तक, सन 1970 के दशक तक, मतलब 70 से 80 के दशक में, 1970 से 1980 में, ठीक है, तो सन 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर उपभोक्ता अधिकार संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी आदि का आयोजन करती थी, ताकि लोगों को उनके उपभोक्ताओं को, मतलब उपभोक्ता अधिकारों के बारे में उन्हें विस्तृत तरीके से जानकारी प्रदान किया जा सके, उनको उसके बारे में ज्ञान प्रदान किया जा सके, ताकि वो विभिन्न प्रकार के बाजारी शोषण से बच पाए। ठीक है, और उन्होंने कई उपभोक्ता दलों का निर्माण किया और बाद में जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती रही स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 2 कह रहा है क्या कि उपभोक्ता आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने सन 1986 में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सन 1986 कानून बनाया, जो आज भी कोपरा के नाम से जाना जाता है। तो कोपरा कानून के माध्यम से समस्त उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा होती है। इसके लिए भारत सरकार ने राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम
ठीक है, मतलब कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता फोरम नाम की संस्था को जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर बनाया है, जिसके माध्यम से अगर किसी भी प्रकार के आपके उपभोक्ता अधिकारों का हनन होता है तो आप उपभोक्ता फोरम के माध्यम से शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, जिसके बदले में कंपनी को उस आपकी खरीदी गई वस्तु का पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, या उस वस्तु को बदलना पड़ेगा, या उसको रिपेयर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जैसी भी स्थिति बन पड़ेगी वो कंपनी का उत्तरदायित्व होगा कि आपका किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये एनसीईआरटी पैटर्न के आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, और ये आपको फेल कराए जा चुके हैं। कृपया इनका लिख करके बार बार अध्ययन करिए, लिख करके इनको समझने का प्रयास करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो क्या है आपका है कि 2 उदाहरण देकर, स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए। 2 उदाहरण दीजिए जिससे हमें ये पता लग पाए कि आज उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता है। तो उस क्वेश्चन का सही क्या है? सही क्वेश्चन क्या है? यहाँ परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको भी हम पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 2 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है? ठीक है, पहला उदाहरण क्या है कि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है? इसका पहला उदाहरण क्या है? वो ये है, उदाहरण नंबर 1 क्या है कि आज भी अनेक दुकानदार तथा विक्रेता जो हैं वो अपने उपभोक्ताओं को खराब वस्तुएं, कम वजन की वस्तुएं तथा अप्रमाणित अनसर्टिफाइड वस्तुएं बेच देते हैं। ठीक है, मतलब अप्रमाणिक वस्तुओं का नकली वस्तुएं बेच देते हैं। ठीक है, जिससे उनके स्वास्थ्य की भी हानि होती है, साथ साथ में उनके धन का भी दुरुपयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए भी उपभोक्ता जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण क्या है कि भैया क्या कह रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्या है? मतलब उपभोक्ताओं में ज्ञान की आवश्यकता क्या है? उपभोक्ता जागरूकता का पहला उदाहरण क्या है? हम देखते हैं कि आज भी अनेक दुकानदार जो हैं, अनेक विक्रेता जो हैं वो अपने उपभोक्ताओं को अर्थात अपने ग्राहकों को खराब वस्तुएं बेच देते हैं। ठीक है, कम वजन की वस्तुएं बेचते हैं, मतलब घटौली करते हैं, साथ साथ में अप्रमाणिक वस्तुएं भी बेचते हैं, मतलब नकली वस्तुएं भी बेच देते हैं। ठीक है, इन नकली वस्तुओं का सेवन करने से उपभोक्ताओं के मतलब ग्राहकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, साथ साथ में उनके धन का भी अपव्यय होता है, उनके धन का भी दुरुपयोग होता है। इसलिए उपभोक्ताओं को जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनको इस बात के ज्ञान की आवश्यकता है कि जो वो वस्तु खरीद रहे हैं वो उचित कीमत दे रहे हैं या उनसे ज़्यादा मात्रा में कीमत वसूला जा रहा है। जो वो वस्तु खरीद रहे हैं वो असली है या नकली है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आप जितने वजन खरीद रहे हो उतना पूर्ण वजन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता मतलब ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है कि आज भी हम अखबार में कई नीम हकीमों के विज्ञापन देखते हैं। अखबार में हम पढ़ते हैं तमाम प्रकार के नीम हकीम और चिकित्सक डॉक्टर के बारे में पढ़ते हैं, उनका विज्ञापन देखते हैं। ठीक है, और जो ये समस्त जो नीम हकीम हैं, जो अप्रमाणित डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको अखबारों के माध्यम से भ्रमित करने वाली सूचनाएं प्रदान करते हैं
और भ्रमित कर देने वाली सूचनाएं आपको देते हैं विज्ञापन के माध्यम से, और जिसके झांसे में पड़ करके लोग इन नीम हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनकी दवा करके खा करके अपने आप को और भी ज़्यादा बीमार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज भी नंबर दूसरा होगा बहुत अच्छा है कि आज भी हम अखबारों के माध्यम से अनेकों नीम हकीमों के दवाओं और उनकी दवाओं के विज्ञापन देखते हैं, और जो लोगों को भ्रमित कर देने वाली सूचनाएं प्रदान करते हैं कि अपने प्रचार के माध्यम से हम अखबार में देखते हैं। कभी कभी हम तो बसों में और रेलगाड़ियों में भी विभिन्न नीम हकीमों के पर्चे चिपके हुए देखते हैं, तो वो अपने इस प्रचार के माध्यम से, ठीक है, गलत सूचनाएं लोगों को पहुंचाते हैं और लोग उन सूचनाओं के पढ़ करके अपना शोषण करवाते हैं। और ये नीम हकीम जो हैं वो अपने प्रचार के माध्यम से ऐसे असंभव दावे करते हैं इन लोगों को ठीक करने का कि मनुष्य जो है, ठीक है, जो मनुष्य जो है वो उनके झांसे में पड़ जाता है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो ये लोग जो हैं, ठीक है, इनके बताए गए जो नुस्खे हैं वो किसी भी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सर्टिफाइड नहीं होते हैं, प्रमाणित नहीं होते हैं। ठीक है, और ऐसे इनकी किसी भी प्रकार की दवाओं पर कोई भी शोध कार्य नहीं किया गया होता है और लोग इनकी दवाओं को खा करके काफ़ी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम से उदाहरण हैं, ऐसे स्टूडेंट्स तमाम उदाहरण हैं जिससे लोगों में उपभोक्ता जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में केवल 2 उदाहरण पूछ रहा है, हमने 2 उदाहरण आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि उपर्युक्त उदाहरणों की भांति ऐसे तमाम उदाहरण हैं, ठीक है, जिससे उत्पादक जो हैं वो या विक्रेता जो हैं वो उपभोक्ताओं का विभिन्न प्रकार से शोषण करते हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो है उपभोक्ताओं में अशिक्षा की कमी, उपभोक्ताओं में शिक्षा की कमी, मतलब अशिक्षा, और उनके अंदर ज्ञान की कमी। तो ज्ञान और अज्ञानता और अशिक्षा ये 2 ऐसे कारण हैं जिससे उपभोक्ताओं का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। अगर हमें वस्तु का ज्ञान है, अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा शोषण नहीं होता है। हम चीज़ों को जांच परख करके खरीदते हैं और उनका सेवन करते हैं, उनका उपभोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों को जागरूक बनाने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, समितियां भी काम करती हैं। साथ साथ में सरकार भी जो है वो उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और अनेक प्रकार के मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, अनेकों प्रकार से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही है ताकि कोई भी विक्रेता या कोई भी व्यापारी, कोई भी उत्पादक लोगों का शोषण ना कर सके। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हुए और इनको मैंने आपको समझाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो है ये, और 5वां क्वेश्चन हम आप अगले वाली वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।